नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के बायोलॉजी के सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी का जो चैप्टर टिश्यू है उसको पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्लांट टिश्यू के बारे में जाना था, उसके हर एक पार्ट्स, उसके हर एक फंक्शन को जान लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल टिश्यू होता क्या है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उसे आज हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो चेस्ट है उसमें मूवमेंट होता है। और ये जो मूवमेंट्स हैं, मतलब हमारे जो बॉडी पार्ट्स का वो किस तरीके से होता है ये हम जानेंगे। और इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि इन मूवमेंट्स को कराते हैं, उन्हें हम लोग मसल सेल्स के नाम से जानते हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इन सेल का, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुए, सिकुड़े और उसके बाद फैले, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिएक्शन इन सेल का जो होता है वो किसके कारण, तो वो इन मूवमेंट्स के कारण ही होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्टोमेच है। स्टोमेच का जो छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, तो इस पार्ट्स को अगर फिर से और हम मैग्नीफाई करेंगे तो स्मूथ मसल्स फाइबर्स दिखेगा और इसमें बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं। और जब एक पार्ट को हम देखेंगे तो यही सेल है, स्मूथ मसल फाइबर जो है, और इसके बीच में क्या है, तो न्यूक्लियस है। तो ये एक तरीके से हम लोगों ने स्मूथ मसल्स फाइबर्स को देखा। अब ब्रीदिंग के दौरान होता क्या है, तो ब्रीदिंग के दौरान हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है वो जाता कहाँ है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल किए वो जाता कहाँ है, तो ये ऑब्जर्व कर लिया जाता है लंग्स के द्वारा। लंग्स इन ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसके बाद हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड्स के थ्रू। यानी कि ये जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में गया और लंग्स के बाद ये ब्लड्स में मिल गया और ब्लड्स हर एक पार्ट्स को ये ट्रांसपोर्ट कर देंगे, मतलब जहां ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती क्यों है, तो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखा था, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहीं से इसे क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है कि जो भी सेल है उसके फंक्शन के लिए, मतलब उसे अच्छे से कार्य करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। अब आगे हम लोग जानते हैं कि ब्लड जो है वो फ्लो करता है और बहुत सारे सब्सटेंस को वो कैरी करता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ब्लड करता क्या है कि ऑक्सीजन और जो भी दूसरे जो फूड मटेरियल्स हैं उन्हें पहुंचाता है। जैसे ये क्या करता है कि हर एक सेल के पास ऑक्सीजन और फूड पहुंचाता है और ये वहाँ से हर एक सेल के पास से जो भी वेस्ट है उसे कलेक्ट करेगा हर एक पार्ट्स ऑफ बॉडी से, और उसके बाद इसे ले जा करके वो लीवर और किडनी के पास दे देता है और वहीं से इसका निपटारा, मतलब डिस्पोजल हो जाता है जो भी वेस्ट मटेरियल है उनका। अब ब्लड्स और मसल सेल्स, ये दोनों जो हैं, ब्लड और मसल्स, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं टिश्यू के जो कि हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और फंक्शन के आधार पे, मतलब उनका जो किस तरीके का फंक्शन है, कैसा कार्य है, उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग टाइप्स के एनिमल टिश्यू भी होते हैं हमारे शरीर में। तो हम लोग भी एनिमल्स हैं, तो हमारे शरीर में भी अलग अलग टाइप्स के टिश्यू होंगे, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया और नर्वस टिश्यू। तो इन सब को एक एक करके हम लोग डिटेल में जानेंगे। अब ब्लड जो है वो कैसा टिश्यू है, तो वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और मसल्स जो है वो एक टाइप का मस्कुलर टिश्यू है। अब सबसे फर्स्ट हम लोग एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी एनिमल्स बॉडी में जो कवरिंग होता है या प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं, जो कि रक्षा करता है किसी भी ऑर्गन्स को, वो बचा करके रखता है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब एपिथेलियल कवर जो होते हैं वो हमारे बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसके बाहर एपिथेलियल कवर्स होते हैं। उसके बाद जो भी कैविटीज हैं हमारे बॉडी में उसके बाहर भी एपिथेलियल के टिश्यू होते हैं। और ये जो है एक तरीके से बैरियर यानी रुकावट प्रदान करता है, मतलब रोक लगा देता है बहुत सारे जो हमारे डिफरेंट बॉडी सिस्टम हैं उन्हें एक तरीके से सेपरेट करके रखता है, एक दूसरे से अलग करके रखता है। अब स्किन जो है हमारा वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। उसके बाद जो लाइनिंग हो गया हमारे माउथ में, ये भी एपिथेलियल। उसके बाद ब्लड वेसल्स का लाइनिंग, लंग एलोवेली और किडनी ट्यूबल्स, ये सभी के सभी एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू सेल जो है वो बहुत टाइटली पैक्ड होता है और ये कंटिन्यूअस सीट यानी लगातार बहुत सारे सीट से मिलकर के
बनता है एपिथेलियल टिश्यू। तो ये करता क्या है कि इनके बीच में बहुत ही केवल स्मॉल अमाउंट सीमेंटिंग मटेरियल पाया जाता है, मतलब एक तरीके से सीमेंट, तो सीमेंट का काम क्या है, जोड़ना, तो उस तरीके से जोड़ने वाला मटेरियल होता है। और उसके अलावा लगभग इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, वही जो सीमेंटिंग मटेरियल है उसके अलावा और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस एपिथेलियल टिश्यू के बीच में नहीं होता है। और कोई भी चीज़ जो कि इंटर किया या फिर बाहर गया हमारे बॉडी से कम एक एपिथेलियम के लेयर से जरूर पास करना पड़ता है। अब इतना वो कॉम्पैक्ट है, मतलब उसमें कोई भी स्पेस नहीं है और उससे जरूर उसे पास करना पड़ता है, जिसके कारण होता क्या है कि परमिएबिलिटी, यानी सेल का जो परमिएबिलिटी है, बहुत अलग अलग जो एपिथेलियल हैं, यानी एपिथेलियल टिश्यू का भी अलग अलग पार्ट्स है, तो वो किस तरीके के परमिएबल हैं, मतलब कौन कितना अलाउ करता है बाहर के जो मटेरियल्स हैं उन्हें हमारे बॉडी में मतलब आने से, मतलब वो आना, और कितना वो हमारे शरीर से बाहर जा सकता है, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसे कौन कंट्रोल करता है, तो वो एपिथेलियल टिश्यू ही कंट्रोल करता है। और जिसके कारण एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारा जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट रहता है। अब इन सब के अलावा जो हमारा एपिथेलियल है वो यूजुअली करता क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना होता है, मतलब एक तरीके से फाइब्रस मतलब रेशेदार मेम्ब्रेन से बना होता है, और ये सेपरेट करता है हर एक पार्ट्स को, मतलब हमारे जो बॉडीज के हर एक पार्ट्स हैं उनको अलग अलग करता है। अब डिफरेंट एपिथेलिया जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर का होता है उनके फंक्शन के हिसाब से, मतलब जिस एपिथेलिया का जैसा फंक्शन होगा उसका उस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। जैसे अगर हम लोग देखें ब्लड वेसल्स का सेल लाइनिंग, उसके बाद लंग एलोविली, तो जहाँ होता क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का, तो ब्लड वेसल्स में भी, उसके बाद लंग एलोवेली में भी किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस होता है, मतलब इसका एपिथेलिया का सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब जो सिलेक्टेड चीज़ हैं उन्हीं का एक्सचेंज हो पाएगा यहाँ से, तो इस कारण से सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस हो गया एपिथेलिया का। और ये जो है वो बहुत ही सिंपल फ्लैट काइंड, मतलब फ्लैट सरफेस होगा एपिथेलिया का, बिल्कुल फ्लैट, इस तरीके का हम लोग देख सकते हैं ये फ्लैट। और ये जो है इसे हम लोग सिंपल स्क्वामियस एपिथेलिया कहते हैं। और स्क्वामा मतलब होता क्या है, स्केल ऑफ स्किन, मतलब स्किन जो हमारा चमड़ी है उसका एक पतला सा जो लेयर है उस टाइप से। और सिंपल स्क्यूमियस एपिथेलिया सेल जो है वो बहुत ही पतला और फ्लैट होता है, और ये एक डिलिकेट लाइनिंग फॉर्म करता है। अब ये होता कहाँ है, तो ओसोफेगस में, उसके बाद लाइनिंग है हमारे माउथ में, उसको कवर करके रखता है। तो ये दोनों जो ओसोफेगस और हमारे माउथ का जो लाइनिंग है अंदर में, वो स्क्वामियस एपिथेलियम से ही बना होता है। उसके बाद जो स्किन है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ये भी स्क्वामियस एपिथेलियम से ही बना होता है, लेकिन स्किन एपिथेलिया सेल में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, वो अरेंज्ड होते हैं बहुत सारे लेयर्स, मतलब माउथ लाइनिंग या फिर ओसोफेगस जैसा नहीं, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ये करते क्या है, बहुत सारे लेयर, कि हमारे शरीर को, अब स्किन में है तो हमारे जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, अंदर के जो पार्ट्स हैं हमारे शरीर के, उनको वियर और टीयर से बचाता है, मतलब थोड़ा बहुत अगर खरोच वगैरह लग जाए तो अंदर के पार्ट्स को नुकसान नहीं होता है। तो क्यों, क्योंकि ये जो हैं वो पैटर्न्स में अरेंज्ड होते हैं। तो ये पैटर्न्स में अरेंज्ड होते हैं, इसी कारण से इस टाइप के एपिथेलियम को स्ट्रेटिफाइड स्क्वामियस एपिथेलियम कहते हैं। तो यहाँ सेकंड फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामियस एपिथेलियम। अब जहाँ एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन होता है, ये तो हो गया मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है हमारे शरीर को, मतलब ये स्क्वामियस एपिथेलियम बहुत थीन है और जो बहुत सारा लेयर्स रहेगा उसे हम लोग स्ट्रेटिफाइड स्क्वामियस एपिथेलियम कहेंगे, जो हमारे स्किन में होता है। अब जहाँ एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन होता है, मतलब किसी चीज़ को ऑब्जॉर्ब हुआ, कोई सेक्रेट हुआ, तो ये भी होता है। ये कहाँ होता है, तो हमारे इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में। तो यहाँ जो एपिथेलियम होगा वो टॉल एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होंगे, और ये जो कॉलुमनर मतलब कॉलम जैसा, पिलर जैसा स्ट्रक्चर इसका रहेगा, जो कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और ये एपिथेलियम क्या करता है
कि एक तरीके से एपिथेलियम बैरियर, मतलब जो भी मूवमेंट्स है मटेरियल्स का, उसको एक बैरियर प्रोवाइड कराता है, मतलब रुकावट। अब हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं, मतलब श्वसन वाला, अगर हम लोग नाक का बात करें तो यहाँ भी कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। और इनमें एक खास बात क्या होता है कि कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू में एक सीलिया प्रेजेंट होता है। अब सीलिया क्या है, तो सीलिया जहाँ भी प्रेजेंट होगा वहाँ हेयर लाइक प्रोजेक्शन, तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलिया सेल में। तो सीलिया हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो अपने नाकों में। तो नाक में हम लोग देखते हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि बाहर से आने वाले जो पार्टिकल्स, मतलब हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उनके साथ जो धूल कण है उनको ये फिल्टर कर देते हैं। तो वही सीलिया प्रेजेंट जहाँ भी होगा, जिस भी टिश्यू में, वो क्या होगा कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन वहाँ आ जाएगा। तो ये सीलिया क्या करते हैं कि मूव भी कर सकते हैं। और इनका मूवमेंट किस कारण से होता है, तो म्यूकस जो है इन्हें पुश करता है, बाहर की ओर पुश करता है, तो इस कारण इनका मूवमेंट हम लोग देख भी सकते हैं। अब जो ये एपिथेलियम का जो टाइप है जिसमें कि क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसे हम लोग सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। और जहाँ हेयर लाइक प्रोजेक्शन नहीं रहेगा उसे हम सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कहेंगे। अब नेक्स्ट जो आता है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस शेप का, तो क्यूब शेप का सेल, मतलब यहाँ जो देख सकते हैं आप लोग, तो क्यूब शेप्ड सेल से बना होता है ये। और ये कहाँ होता है, तो किडनी ट्यूबुलस के लाइनिंग में, और हमारे जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, मतलब सलीवा, वहाँ उस डक्ट्स में, जहाँ ये उसे क्या करता है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, मतलब बाहर की चीज़ों से ये उन्हें बचा करके रखता है, एक तरीके से सपोर्ट, रक्षा करता है। एपिथेलियल सेल जो होते हैं उनके पास एक स्पेशलाइजेशन, मतलब एक खास उनका प्रॉपर्टी भी है ग्लैंड सेल के जैसा। मतलब जो स्किन है एपिथेलियम सेल, तो स्किन यहाँ भी है, अब कहाँ, तो सेलिवरी ग्लैंड्स में या फिर किडनी ट्यूबुलस में, इनके पास एक ग्लैंड सेल का भी खासियत होता है। तो इस कारण अब ग्लैंड का काम क्या है कि किसी चीज़ को, किसी सब्सटेंस को सेक्रेट करना, तो इस कारण से ये सेक्रेट करते हैं एक सब्सटेंस एपिथेलियल सरफेस से। तो सेलिवरी ग्लैंड्स में हम लोग सलीवा सेक्रेट होता है। और कभी कभी ये जो पोर्शन है एपिथेलियल का, एपिथेलियल टिश्यू का, ये अंदर की ओर मुड़ भी जाता है और अंदर की ओर फोल्ड होने के कारण ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड का भी निर्माण करता है। इस कारण ये जो ग्लैंड जैसा काम करने वाला एपिथेलियल सेल है, जो कि हमारे किडनी ट्यूबुलस और सेलिवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है, इन्हें हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। तो हम लोगों ने एपिथेलियम का ही कितना सारा पार्ट्स देखा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पे। तो ब्लड जो है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि ब्लड कर क्या रहा है कि हर एक जो बॉडी पार्ट्स है उससे वो कनेक्ट हो रहा है। कैसे, तो ऑक्सीजन और फूड मटेरियल्स हर एक सेल में पहुंचाया, तो सेल में पहुंचाया, तो हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया ही, और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है उसे कलेक्ट करके वो किडनी और लीवर तक पहुँचाता है। तो इस कारण सबको क्या करता है, ये जोड़ करके रखता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो टाइप ऑफ टिश्यू है ब्लड, हमारा किस टाइप का टिश्यू है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो लूजली स्पेस्ड, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्पेस होता है, और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से ये बने होते हैं। और ये मैट्रिक्स जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, तो ये जेली लाइक भी हो सकते हैं, फ्लूइड भी हो सकते हैं, उसके बाद डेंस भी हो सकते हैं और रिजिड भी हो सकते हैं। मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो अलग अलग टाइप्स के, मतलब जेली भी, फ्लूइड भी, डेंस भी और बिल्कुल रिजिड भी। तो इनका जो नेचर है मैट्रिक्स का वो किसके अकॉर्डिंग, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब खास जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका किस टाइप का फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग इनका मैट्रिक्स होता है। मतलब किस चीज़ से बने होते हैं, जेली है, फ्लूइड है, डेंस है या फिर रिजिड है। तो हम लोग देखते हैं कि ब्लड जो है वो एक टाइप का फ्लूइड है, मतलब हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस देखा था। तो ये फोर्थ फिजिकल स्टेट है फ्लूइड। तो फ्लूइड मैट्रिक्स, अब इसमें इसे हम लोग प्लाज्मा भी कहते हैं, मतलब फ्लूइड का जो ये फोर्थ जो है हमारा ये प्लाज्मा है। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा ये प्लाज्मा जो है वो क्या है, फोर्थ फिजिकल स्टेट।
और हमारा जो ब्लड कर्पकल्स है, तो प्लाज्मा में होता क्या है कि बहुत मतलब लिक्विड में और भी दूसरे मटेरियल्स मिले होते हैं। तो ये ब्लड है, इसमें क्या क्या है, तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी आरबीसी, उसके बाद वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स इनमें होता है ब्लड में। तो इस कारण ये प्लाज्मा लिक्विड नहीं रह जाता है, ये प्लाज्मा बन जाता है। और प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज़ होते हैं, तो प्रोटीन्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। ब्लड जो करता क्या है कि जब वो फ्लो करता है और गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, उसके बाद हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ये पहुंचाता है, मतलब वहाँ से जहाँ पहुँचाना है वो डेस्टिनेशन तक उसे पहुँचाता है। बोन्स जो है वो एक दूसरे टाइप का, तो यहाँ तो ब्लड हो गया एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, अब बोन जो है वो दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक तरीके से फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। यानी एक तरीके से इसे हम कहें कि जो व्हीकल का जो चेसिस है उस तरीके से हमारा बोन हमारे शरीर के लिए है। और ये हमारे मसल्स को एंकर मतलब उसे बांध करके रखता है और सपोर्ट, बहुत सारे जो मेन ऑर्गन्स हैं उन्हें सपोर्ट करता है हमारा बोन। और ये किस टाइप का है, तो हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी को मतलब ब्लड को देखा तो ये एक तरीके का फ्लूइड था, लेकिन फंक्शन के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि फ्लूइड भी हो सकता है, जेली लाइक भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। तो ब्लड, ये जो बोन है वो एक स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, यानी ये हो गया रिजिड। तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो इसके लिए बहुत ही खासियत है और उसी के हिसाब से ये फंक्शन करता है, कार्य करता है। तो बोन सेल्स जो होते हैं वो हार्ड मैट्रिक्स से बने होते हैं और इनमें होते क्या है, कौन कौन से चीज प्रेजेंट होते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड से मिलकर के हमारा बोन बनता है। और दो बोन एक दूसरे से जब कनेक्ट होता है तो एक दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं, जो कि दो बोन के बीच में जहां पे ही उनको कनेक्ट करना है वहां प्रेजेंट होता है। और ये जो टिश्यू है लिगामेंट टिश्यू, ये बहुत ही इलास्टिक होता है और इसके पास कुछ खास कंसिडरेबल स्ट्रेंथ भी होता है। लिगामेंट्स में बहुत छोटे मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं और ये बोन्स को कनेक्ट करता है दूसरे बोन्स से। अब एक और टाइप का टिश्यू है टेंडन्स, वो करता क्या है कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है और ये दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। तो एक लिगामेंट्स हो गया, दूसरा हो गया टेंडन्स। टेंडन्स जो है वो उसका स्ट्रक्चर है फाइब्रस टिश्यू है वो, और इसके पास भी काफ़ी स्ट्रेंथ, काफ़ी ताकत होता है, लेकिन ये बहुत कम फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा ये लचीला नहीं होता है। अब दूसरे टाइप के एक और कनेक्टिव टिश्यू आ गए, वो है कार्टिलेज, जिनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, सॉलिड मैट्रिक्स से ये बना होता है और इनमें होता क्या है, तो प्रोटीन और शुगर। तो जैसे सॉलिड से बना हुआ क्या, तो बोन्स हो गया, उसी तरीके से सॉलिड से हमारा कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो करता क्या है कि हमारे बोन्स को चिकनाहट प्रोवाइड कराता है जॉइंट्स पे, मतलब जहां भी हमारे बोन्स में जो जॉइंट्स होता है उसको स्मूथन कर देता है। और ये हमारे नोज में, ईयर में, ट्रैचिया में और लैरेंक्स में प्रेजेंट होता है, कौन, कार्टिलेज। अब जैसे कि हम अगर ईयर्स के कार्टिलेज को देखें तो इसे हम लोग फोल्ड कर पाते हैं, अपने कानों को अगर हम चाहें तो इसमें भी बोन्स हैं। अब इसे भी, ये जो कार्टिलेज इस टाइप से बना हुआ है, इस कारण हमारे कान का ये स्ट्रक्चर है, तो इसे हम फोल्ड कर पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने आर्म्स के बोन को अगर फोल्ड करना चाहें, उसे बेंड करना चाहें, तो उसे हम बेंड नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये जो दोनों टिश्यू हैं वो अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं? तो इनमें होता क्या है, तो एक तरीके का एरोलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं इन स्किन्स और मसल्स के बीच में और ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, उसके बाद नर्व्स के पास और बोन मैरो में। बोन मैरो, इन सब में एरियोलोरर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ये भर देते हैं, मतलब जो भी ऑर्गन के इनसाइड का जो स्पेस है जो खाली है उनमें ये फिल हो जाते हैं। उसके बाद ऑर्गन को अंदर से सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं और हमारे जो टिश्यू है उन्हें रिपेयर करने में मदद करते हैं, कौन, एरोलर। तो यही एरोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारे ईयर्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इस कारण हम उसे क्या कर पाते हैं, फोल्ड कर पाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग जानेंगे कि फैट्स, यानी हमारे शरीर में जो फैट है वो कहाँ पे स्टोर रहता है। तो फैट स्टोरिंग एडिपोज
टिश्यू जो है वो पाया जाता है हमारे स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में। इसी कारण से हम अपने स्किन को ऐसे, मतलब जो भी कुछ मोटा लोग रहते हैं उनके स्किन को ऐसे पकड़ के बोलते हैं कि चमड़ी मोटा है, मतलब फैट बहुत ज़्यादा है। तो फैट वास्तव में होता कहाँ है, तो वही इंटरनल ऑर्गन और स्किन के बीच में ही फैट का ग्लोब्यूल्स रहता है। और ये जो सेल हैं, मतलब जिनसे एडिपोज टिश्यू बनते हैं, वो फैट ग्लोब्यूल से भरे होते हैं। और इनका जो फैट का जो स्टोरेज है, वो फैट का काम आखिर क्या है हमारे बॉडी में, तो ये एक तरीके से इंसुलेटर का काम करता है, यानी हमारे बॉडी का जो हीट है उसे बाहर नहीं जाने देता है, उसे रोक करके रखता है। अब नेक्स्ट जो है वो मस्क्यूलर टिश्यू। तो मस्क्यूलर टिश्यू जो होते हैं वो बहुत ही लंबे सेल्स से बने होते हैं, और इस कारण इसे हम मसल्स फाइबर्स भी कहते हैं। ये जो टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए, यानी इसी के कारण हमारा जो बॉडी है वो मूव कर पाता है। अब मसल्स में एक खास तरीके का प्रोटीन होता है जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन कहते हैं, और इसी प्रोटीन के कारण हमारा जो मूवमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण जो मूवमेंट होता है वो इसी प्रोटीन के कारण ही होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण। तो ये अब होता क्या है कि हम अब कुछ जो मसल्स हैं जो हमारे इच्छा के हिसाब से मूव करते हैं, यानी हमारे जो हाथ के जो मसल्स हैं ये मूव करते हैं जब हम चाहते हैं तब, उसके बाद पैर के भी हो गए, और जब हम चाहेंगे ये रुक जाएंगे। तो इस तरीके के मसल्स को हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जो कि हमारी इच्छा से मूव करते हैं। तो ये वॉलेंट्री मसल्स हो गए। तो फर्स्ट वाला जो ये देख सकते हैं आप लोग, ये वॉलेंट्री मसल्स ही हैं। तो ये मसल्स को हम लोग स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, और ये मोस्टली अटैच्ड होते हैं बोन्स से, और हमारे बॉडी के मूवमेंट में ये मदद करते हैं। और अगर माइक्रोस्कोप से इन्हें देखा जाए तो ये मसल्स जो हैं वो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स दिखाते हैं, मतलब एक लाइट और दूसरा डार्क, लाइट और डार्क बैंड्स इसमें दिखता है। जब इन्हें हम अच्छे से स्टेंड कर देंगे, मतलब इसमें अगर किसी टाइप से स्टेंड ग्लिसरीन वगैरह लगा करके अगर स्टेंड करेंगे तब, और जिसके कारण इन्हें हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। अब इनका जो सेल होता है इन टिश्यू का, वो बहुत ही लंबा, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, मतलब कोई भी इनमें से ऐसे ब्रांच्ड वगैरह नहीं निकली हुई रहती हैं, और मल्टी न्यूक्लिएट, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस इनमें होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट हो गया कौन, तो हमारा स्केलेटल मसल्स, या फिर जिसको हम लोग ये वॉलेंट्री भी कहते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स, मतलब ये जो मूवमेंट्स होता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स, तो ये मसल्स वॉलेंट्री मसल्स भी हम इन्हें कहते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो इनवॉलेंट्री मसल्स का, मतलब जिसे हम लोग अपने इच्छा से मूव नहीं करा सकते हैं। तो जो मूवमेंट होता है हमारे फूड का एलिमेंट्री कैनल में, और फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो गया ब्लड वेसल्स का, ये सब इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है, यानी हमारे कंट्रोल में ये नहीं, अपने इच्छा से इन्हें हम नहीं कर सकते हैं। रियली हम लोग इसे ना ही स्टार्ट कर सकते हैं ना ही स्टॉप कर सकते हैं जिस तरीके से हम चाहें। तो इनको स्टार्ट और स्टॉप करने वाला कौन होता है, तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं, या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स, जिन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स या स्मूथ मसल्स के नाम से जानते हैं, यही कंट्रोल करते हैं इनके मूवमेंट्स का। और ये जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इस तरीके के इनवॉल्ट्री मसल, तो हमारे आंखों के आइरिस में, यानी आंखों की जो पुतली, मतलब कितना बार झपकाना है आंख को, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद यूरेट्रस हो गया, उसके बाद लंग का जो ब्रॉन्ची हो गया, ये सब इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। तो ये जो मसल्स हैं इनका शेप कैसा होता है, तो इनके जो सेल्स होते हैं वो बहुत लंबे और पॉइंटेड एंड्स, यानी स्पिंडल शेप, सुई की तरह, और यूनिन्यूक्लिएट, यानी इसमें केवल अकेला न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये एक पॉइंटेड है इस तरीके से सुई जैसा, यहाँ पे बिल्कुल सिंगल न्यूक्लियस है। और इन्हें हम लोग इस कारण से क्या कहते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स। अब अनस्ट्रेटेड मसल्स क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक तरीके से बैंड टाइप का नहीं बन रहा है, मतलब लाइट और डार्क बैंड यहाँ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब नेक्स्ट टाइप का जो मसल्स है वो हार्ट का मसल्स है, जो कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब लगातार हमारे जीवन भर इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है। और इस टाइप का जो इन्वॉल्ट्री मसल्स है इन्हें हम लोग कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। तो हार्ट मसल्स जो है,
हार्ट मसल सेल्स ये सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएट, मतलब सिलेंडर जैसा हो गया, इसमें बहुत ब्रांच से जुड़े होंगे, और यूनिन्यूक्लिएट मतलब सिंगल न्यूक्लियस होगा। तो देख सकते हैं ये है, ये ब्रांच से ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे ब्रांच से जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो सिंगल है। तो सिंगल सिंगल न्यूक्लियस, यहाँ सिंगल न्यूक्लियस, यहाँ सिंगल न्यूक्लियस, ये जो एक पार्ट है ना सेल का, इसमें सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है हार्ट मसल्स में। तो कहाँ, केवल जो हमारा वॉलेंट्री मसल्स है वहीं पे मल्टी न्यूक्लिएट देखने को मिला, बाकी जगह सिंगल न्यूक्लिएट ही है, तो इसी कारण से इसे हम यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू है क्या, तो जितने भी हमारे सेल हैं उनके पास एबिलिटी होता है स्टिमुली के अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। मतलब कोई भी चीज़ जैसे आग हो गया, मतलब गर्म चीज़ है, उसके बाद कोई चीज़ ठंडा है, तो उसके अगेंस्ट वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। हमारे जितने भी सेल्स हैं वो सब के सब। जबकि नर्वस टिश्यू का जो सेल है वो हाईली स्पेशलाइज्ड, यानी बहुत जल्दी स्टिमुलेटेड होता है, किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट बहुत जल्दी स्टिमुलेटेड हो जाता है। और उसके बाद ये करता क्या है कि ये ट्रांसमिट करता है जो भी स्टिमुलस इसे प्राप्त होता है वो हमारे एक पार्ट से, हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में। अब ये जो हमारा स्टिमुलस यानी कि नर्वस मसल्स जिसे कहते हैं, नर्वस टिश्यू जिसे हम लोग कहते हैं नर्वस टिश्यू, ये नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कोड, और जितने भी नर्व्स हैं ये सभी नर्वस टिश्यू के पार्ट हैं। और जो सेल है इन टिश्यू का, इन्हें हम लोग नर्व सेल या फिर न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। अब एक जो सिंगल न्यूरॉन है उसमें होता क्या क्या है, तो एक न्यूरॉन में सेल बॉडी हो गया, ये जो है वो सेल बॉडी हो गया, ये सेल बॉडी। उसके बाद सेल बॉडी के बाद इसमें न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ हम लोग न्यूक्लियस देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद न्यूक्लियस के बाद इसमें न्यूक्लियस हो गया साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म भी होगा, सेल है तो साइटोप्लाज्म, और लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट इसमें से ऐसे निकला हुआ रहेगा। और यूजुअली जो हमारा न्यूरॉन होता है वो सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है, सिंगल इस तरीके से लॉन्ग पार्ट, जिसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। तो ये जो लॉन्ग पार्ट है इसे एक्सॉन कहते हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांच इस तरीके से ऐसे निकले हुए हैं जिन्हें हम लोग डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। और एक इंडिविजुअल नर्व सेल जो है वो 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, और बहुत सारे नर्व फाइबर एक साथ मिलकर के कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यू बन करके किससे बने होते हैं, तो नर्व से। अब जो सिग्नल जो पास होता है नर्व फाइबर के थ्रू, उसे ही हम लोग नर्व इम्पल्स, यानी सिग्नल को हम लोग नर्व इम्पल्स कहेंगे जब नर्व फाइबर से होकर के वो पास करेगा। नर्व इम्पल्स क्या करता है कि हमारे मसल्स को जब हम चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं वैसे मूव कराता है। अब जो फंक्शन होता है किसका, तो फंक्शनल कॉम्बिनेशन, यानी दोनों मिलकर के काम करता है। कौन कौन, तो नर्व और मसल्स टिश्यू वो हर एक बहुत सारे एनिमल्स में फंडामेंटल, मतलब वो क्या कहें बेसिक चीज होता है कि नर्व सेल और मसल सेल्स मिलकर के काम करते हैं, मिलकर के फंक्शन करते हैं। और इस कॉम्बिनेशन के कारण ही बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो स्टिमुली के खिलाफ रिस्पॉन्स कर पाते हैं। यानी नर्व सेल क्या किया, सिग्नल दिया हमारे मसल सेल्स को, और उस तरीके से हमारा मसल सेल्स जो है वो मूव किया। तो यहाँ जो है हमारा टिश्यू जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।